नमस्कार, मैं अभिषेक। एक तरफ तो शिक्षा में आधुनिकता और संसाधन का समावेश होता जा रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ये विरोधाभास कोरोना वायरस के संकट के बाद अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना वायरस के कारण छात्रों की स्कूलिंग डिस्टर्ब हुई, जिसका परिणाम ये निकला कि छात्र बहुत से विषयों में कमजोर होते चले गए। खासकर गणित में छात्रों का स्तर बहुत ही बुरी स्थिति पे पहुंच चुका है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे विषयों में भी छात्रों के भीतर पहले जैसी क्षमता नजर नहीं आती। पहले बच्चों को पहाड़े याद रहते थे, गणित आसानी से वो कर लेते थे, मातृभाषा पर भी उनकी ठीक ठाक पकड़ थी। लेकिन अब ये सब कमजोर होता जा रहा है। बच्चों के लिए तमाम संसाधन हैं, अच्छे स्कूल्स भी हैं, माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर बेतहाशा खर्च कर रहे हैं मजबूरी में। सरकार का भी शिक्षा का बजट बढ़ तो रहा है, अब जितना भी बढ़ रहा है खैर, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, ये बुनियादी सवाल है। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। शिक्षा की गुणवत्ता अब एक ऐसा यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है जिसका जवाब तलाशना नामुमकिन है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख ने देश की शिक्षा की सच्चाई सामने रखी है, जो भयानक है। 21 लाख छात्रों पर किए सर्वे से पता चला है कि देश में छठी कक्षा के 47% बच्चे 10 तक के पहाड़े नहीं सुना पाते। तीसरी के 45% छात्र 99 तक के अंक बढ़ते या घटते क्रम में नहीं रख पाते। इसी कक्षा के 42% छात्र 2 अंकों की संख्याएं जोड़ घटा भी नहीं सकते। गत 4 दिसंबर को 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 781 जिलों में स्थित 74,229 स्कूलों में यह सर्वे हुआ था। इसमें तीसरी, छठी और 9वीं के 21.15 लाख छात्र शामिल हुए। 2.70 लाख शिक्षक और स्कूल प्रमुख भी इस सर्वे का हिस्सा बने। सर्वे के नतीजों में तीसरी और 9वीं कक्षा में पंजाब, जबकि छठी में केरल के छात्रों का प्रदर्शन देश भर में सबसे अच्छा रहा। बाकी राज्यों का प्रदर्शन दयनीय है। इस सर्वे के अनुसार विभिन्न स्कूलों और कक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर देखा गया। कक्षा 3 के मामले में केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का गणित में प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। वहीं कक्षा 6 में राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों ने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन किया, विशेष रूप से गणित विषय में। इसके विपरीत कक्षा 9 में केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों ने सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें भाषा विषय में उनका प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा। ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सर्वे में ग्रामीण और शहरी स्कूलों के परिणामों पर भी गौर किया गया है। इसमें ग्रामीण इलाकों के कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने गणित और भाषा में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के छठी और 9वीं के विद्यार्थियों ने ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को सभी विषयों में पछाड़ दिया। तो ये सर्वे जो है चिंता बढ़ाने वाला है, जिसमें ये जो प्राइमरी और मिडिल और उसके बाद जो सीनियर स्कूल्स के जो हालात हैं, तीसरी, छठी और 9वीं के, वो ये बताते हैं कि दरअसल चल क्या रहा है। भारत में 2020 तक शिक्षा का जो बाजार था एजुकेशन का, वो $200 बिलियन था, जो आज बढ़ के $300 बिलियन के पार जा चुका है। पर दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा क्या हमारे देश में सिर्फ एक बाजार बन के रह गया है? क्या इसमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर आप गौर करें दुनिया के सबसे ज्यादा सफलतम देशों की, तो वहां की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके देश का भविष्य संभालेंगे। लेकिन ये बच्चे खुद ही अगर गणित से लेकर भाषा और विज्ञान जैसे विषयों में इतनी खराब स्थिति में है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सालों साल रिसोर्सेस बढ़ते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बजाय उल्टा ये मामला जो है, उल्टा गाड़ी उल्टी चल पड़ी है। चलिए, हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर गिरीश मेराल आज जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, एंड आई वुड से इट इज स्ट्रेट अप डिप्रेसिंग। ये जब सर्वे आया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि
एक जमाना था हमारे पास संसाधनों की कमी थी। आज हम देख रहे हैं कि हजारों शिक्षकों को एम्प्लॉय भी किया जा रहा है। एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल्स में भी एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नंबर में स्कूल्स खुल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टैबलेट मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी जो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो क्वालिटी में नहीं क्वांटिटी में उलझा पड़ा है, क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चों की क्या स्थिति है उसका पता नहीं। और ये सर्वे बेहद डरावना है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप इस पे? ये निश्चित रूप से माना गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारे यहाँ बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में आ गया है। और ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो आपके टीचर्स का जो योगदान है वो बिल्कुल नगण्य है, मान के चलिए। क्योंकि आज बच्चे को मुश्किल से मतलब तीसरी चौथी पांचवी तक के बच्चे को जो है यदि आप लें तो उसमें करीब 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो 10 का पहाड़ा नहीं, 8 का पहाड़ा नहीं बना पाते हैं वो जी। ये स्थिति आती है। और मैं तो देख रहा हूं इस समय कि टीचर्स का भी जो झुकाव है वो बच्चों को समझाने और क्रिएटिविटी की तरफ बहुत कम हो गया है। बच्चे भी जो है केवल आमतौर पर स्कूल आते हैं और स्कूल से जाते हैं, लेकिन वो क्या सीख करके जाते हैं ये बड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह का विषय है इस समय। गिरीश जी, शिक्षकों की आपने बात की, क्या ऐसा लगता है कि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इनका सिर्फ व्यवसायीकरण हो रहा है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो डेडिकेशन, मैं मानता हूं बिल्कुल यदि सरकारी विद्यालय लिए जाए तो सरकारी विद्यालयों में 1-2% विद्यालय छोड़ दिए जाए तो लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा 95% विद्यालय आज की डेट में ऐसे हैं जहां जो हमारा जो शिक्षक है ये समर्पित भाव से बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन संसाधन नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा पाता है। दूसरी चीज, हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमारी जो उपस्थिति है ये उपस्थिति बहुत कम बच्चों की होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि विद्यालय में पता लगा 200 से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक वहां पर कम से कम 10 हैं। मतलब करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पर कोई ऐसा आशानुकूल हमें किरण जो है, आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है खास करके ये प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में जरूर है ये डिपेंडेंसी प्राइवेट पे बहुत है। लेकिन गिरीश जी, विकास दिव्यकृति जी आप उन्हें जानते होंगे, बहुत फेमस टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट कभी भी खराब नहीं होता, शिक्षक खराब होता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल जी। क्योंकि देखिए कमजोर भी होते हैं बच्चे, हम भी कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता था, इधर उधर भाग जाते थे, लेकिन फिर हमें टीचर पढ़ाते भी थे डेडिकेशन से। हम अभी इसी पे चर्चा कर रहे थे तो मैं अपनी मम्मी से जब बात करता बताते कि हमारी पढ़ाई तो बेटे 1 रुपए में हो जाती थी और टीचर तो हमें डांट डपट के पकड़ के पढ़ाते थे। मतलब वो डेडिकेशन था, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं रुचि ले लेते थे। लेकिन आज वो डेडिकेशन नहीं दिखता। तो उसी पे मेरा सवाल है कि हम हमेशा बच्चों के ओरिएंटेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो टीचर्स है उनकी किस तरह की ओरिएंटेशन है, उन्हें किस तरह से पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने जो पूछा है कि ओरिएंटेशन जो है टीचर्स के लिए भी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम तो ये देख रहे हैं कि वही ढाक के 3-5 पुरानी पद्धतियां चली आ रही हैं और उसी के माध्यम से हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मेरे सामने ही ये स्थिति मौजूद है कि जहां पर हमारे कम से कम 82 बच्चे हैं और वहां जो हमारे टीचर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उनका ओरिएंटेशन समय समय पर नहीं हो पाता है। ओरिएंटेशन बिल्कुल होना चाहिए उनको कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इसके बारे में बिल्कुल प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए, तभी जाकर के हम इस व्यवस्था को कुछ अच्छा बना पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। गिरीश जी, इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? देखिए हम पूरी तरह से तो इस पर नहीं छोड़ सकते कि ये सिर्फ शिक्षक के भरोसे। आपको क्या लगता है इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है, वो कहां पे लैग कर रहे हैं? इस संबंध में मुझे ये आपसे कहना है कि पेरेंट्स टीचर्स मीट जो है ये आपके महीने में जो होती है वो महीने में ना हो करके इसमें आपका कम से कम 15 दिन में, फोर्टनाइट में एक बार हो, मतलब एक महीने में 2 बार हो, ये पेरेंट्स को बुलाया जाए और पेरेंट्स को उन बच्चों की वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए कि उनका अध्ययन का स्तर क्या है, लर्निंग लेवल क्या है उनका, ये उनका देखा जाए।
और लर्निंग लेवल के साथ साथ जो है उनकी उन्होंने किस क्वालिटी का मतलब एजुकेशन अभी प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या टीचर्स बराबर दे पा रहे हैं, क्या वो ग्रहण कर पा रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उन पेरेंट्स को इसकी वस्तु स्थिति से अवगत कराना ये हमारा काम है, हमारा उत्तरदायित्व है। ये हम उन्हें बताएं ये चीज कि आपका बच्चा किस स्थिति में है, तभी जाकर के हम हमारा पालक और शिक्षक ये दोनों का जो एसोसिएशन है ये बिल्कुल सही दिशा की तरफ कार्य करेगा। चलिए, मनोचिकित्सक डॉक्टर वीएस पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएस पाल जी, देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। जब देश संघर्ष कर रहा था, संसाधनों की कमी थी, और तब हम देखते थे कि बहुत डेडिकेशन के साथ टीचर्स पढ़ाते थे, स्टूडेंट पढ़ते भी थे और अच्छे उनका प्रदर्शन में देखने को मिलता था सीमित संसाधनों के साथ। लेकिन आज हम पूरे रिसोर्सफुल है, इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी बच्चों का के जो ये इनकी जो हम देख रहे हैं परिणाम निकल के जो सामने आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है, चाहे वो गणित में हो, चाहे मतलब साइंस में हो, सामाजिक विज्ञान में हो। ये एक सोसाइटी और स्कूल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या ऐसी चीज है जो बदलती जा रही है? वो क्या अप्रोच है जो बदल गया है कि शिक्षा की इतनी खराब स्थिति है? मेरा इसलिए कहना है कि दुनिया में ग्लोबली टेक्नोलॉजी का चेंजेस आ रहा है, पढ़ाई के तरीकों का चेंजेस आ रहा है। तो ये आज की डेट में, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जो पद्धतियां थी उससे पढ़ाना और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए पढ़ाना में, दोनों में अंतर है। हमें अपडेटेड होना चाहिए बच्चों के हिसाब से, बच्चों की नीड के हिसाब से। एक दूसरा, जो भी टीचर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इस तरीके की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ में, और बच्चों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा युग है वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जहाँ पे हमें बच्चों को सिखाने के लिए बहुत और तरीके के जो पिक्चोरियल डायग्राम्स होते हैं या कुछ और वीडियोस होते हैं, कुछ लर्निंग लेसन्स को पढ़ाने के नजरिए बहुत है, जो जिससे बच्चा इजीली उसको कैचअप कर लेता है। अब चूंकि ये जो अभी सर्वे हुआ है उसमें कुछ मैथ के बारे में या कुछ वो चीजें देखी गई हैं, डेफिनेटली ये हमको कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को एक दोबारा से सोचने का के लिए काफी है। और हमें हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इसका टीचर्स जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन सबको इस पे एक नया कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सरकारी और स्कूल्स हैं उनमें हम बच्चों को अच्छे नॉलेज दे पाएं और आगे फ्यूचर के लिए उनको हम अच्छे से शेप कर पाएं। वीएसपाल जी, देखिए, तीसरी का जो बच्चा होता है, क्योंकि ये तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के बच्चों पर ये पूरा 21 लाख का जो सर्वे हुआ है वो उन पर ही हुआ है। देखिए, तीसरी कक्षा जो छोटा बच्चा होता है उसकी सबसे बड़ी कह लीजिए प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है उनका अटेंशन गेन करना, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, इधर मन उनका लगा रहता है। तो टीचर के लिए ये होता है कि आप बस अगर उस बच्चे का अटेंशन गेन कर लोगे तो आप उसको सिखा सकते हो। छठवीं का बच्चा थोड़ा फोकस जरूर होता है, लेकिन अगर उसे छोटी क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं मिली तो वो भी कहीं ना कहीं रुचि खोने लगता है पढ़ाई में। वो पढ़ना तो चाहता है पर उसे समझ नहीं आ रहा। वही 9th का बच्चा जो है वो फोकस्ड है कि अच्छा ठीक है, अब वही जरूरी है पढ़ना, अगले 10th क्लास आ रही है, फिर इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, ये सारे सवाल सब घर में चलने लगते हैं। तो 9th का बच्चा फोकस है, लेकिन 3 और 6 में अगर आप बिगड़ गए तो 9th में बिगड़ना निश्चित है। फिर आप वो कोचिंग का वो पकड़ लेते हैं रास्ता, और वहां पे भी आपके माँ बाप के पैसे खर्च होते हैं, क्या नतीजा निकलेगा आपको पता नहीं। और जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि कितना प्रेशर है, कंपटीशन कितना है, तो ये उन बच्चों में इस रुचि को बरकरार रखना आई थिंक इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। और जैसा कि आप कह रहे थे, हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन, तो टीचर्स को क्रिएटिवली मेरे ख्याल से इस पर काम करना होगा, और इसके लिए मेरे ख्याल से जो संस्थान के प्रमुख है उनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंततः शिक्षक के हाथ में भी बहुत सीमित चीजें ही होती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चों का जो सीखने का तरीका होता है वो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने हम सेंसेस ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतनी हमारी मेमोरी अच्छी होती है। जैसे हम कुछ चीज को सुन के, देख के, महसूस करके, इस तरीके से जो बच्चे सीखते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सेंसरी इनपुट्स लेते हैं तो उसमें सबसे अच्छी लर्निंग रहती है। तो जो अभी पहले हमारी बोर्ड और चाक की पढ़ाई थी या सिर्फ बोल दिया, वो पर्याप्त नहीं है। हमें कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका भी उपयोग करके बच्चों को और बेहतर तरीकों से उनको पढ़ाना होगा। दूसरा ये कि जो भी हमारे टीचर्स भी हैं उनको और स्किल्ड होना पड़ेगा, नए जो भी तरीके हैं उनके लिए, क्योंकि
टीचर अगर हमारे इस युग के नहीं है, पुराने हैं, पहले तो ये सब चीजें होती नहीं थी, लेकिन अगर ये संसाधन लेटेस्ट जो दिए जाते हैं तो हमें लगता है बच्चों की और अच्छा हम उनको सेव कर सकते हैं, उनको और अच्छी मेमोरी बढ़ेगी, उनकी चीजों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें 3D भी होती है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्टोरीज के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, वीडियोस के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो बच्चों में हमें लगता है अगर हम अपनाते हैं तो उसमें उनका अटेंशन स्पेन भी बेहतर होता है। जब बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं या विजुअल के द्वारा पढ़ाते हैं, कुछ स्टोरीज के, तो उनकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है। और ये तरीके हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को और टीचिंग पूरे विभाग को इसमें ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, चीजें ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती हैं और रिजल्ट अच्छे होंगे। निश्चित से। सत्यभान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इस वक्त शिक्षक हैं। सत्यभान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही। सत्यभान जी, जो हाल ही रिपोर्ट आई है, जो सर्वे हुआ है परख नाम से, देश पे इतना बड़ा जो सर्वे किया गया, उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कि कहाँ चूक हो रही है, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, बहुत से चैलेंजेस होते हैं उनके सामने, लेकिन क्या एक गैप आ गया है जो पढ़ाई है उसमें, पढ़ाने वाले हैं उसमें, और माता पिता, क्या इसमें एक गैप आ गया है? जी, मेरा स्वयं का मानना तो ये है कि हम अपने आप को रखें जब हम लोग पढ़ते थे तब, और आज को देखें तो कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन तो हो गया है। डिजिटलाइजेशन में जनरली जो बच्चे हैं वो स्वयं करके नहीं देख रहे हैं। छोटी संक्रियाओं के लिए कहीं ना कहीं वो कैलकुलेटर वगैरह उठा लेते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज भी कर रहे हैं अभी प्राइमरी लेवल के बच्चे। तो कहीं ना कहीं अंक गणित से थोड़ा सा वो दूर की तरफ हो रहे हैं। एक जो कॉन्सेप्ट रहता था कि व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड, तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उनकी वहां कमजोर हो जाती है। दूसरा, मेरा अपना एक और मानना है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां बच्चों के परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे भी करके इनका परसेंटेज बढ़े, और परसेंटेज बढ़ने पर क्या होता है कि एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें खत्म कर दी जाती हैं, थ्योरेटिकल चीजों पर। सत्यवान जी, यही तो हम करते आ रहे हैं ना, कि जिसके अच्छे पॉइंट्स वो अच्छा बच्चा। चैलेंज हमारे लिए ये है कि जिसके अच्छे पॉइंट्स नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं कि जैसे देखिए, आप कोई खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको अवार्ड मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, टॉफी मिलती है। स्कूल्स में आप देखिए, कोई भी एनुअल फंक्शन हो या स्पोर्ट्स के इवेंट हो, बच्चे कितना एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन वही पढ़ाई की बात आ जाए, अच्छा यूनिट टेस्ट होना है, अब वो टेंशन लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वहां वो बच्चे जो कमजोर है उन्हें मिल नहीं रहा। क्या इसको लेकर काम नहीं होना चाहिए? ठीक है, जो टॉपर है वो है, लेकिन जिसके 10 में से 5 आ रहे हैं, उसके 5 तो आए, उसको हम 7 कैसे करें? हाँ, वो भी उसके चीजें भी अपन कह सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या है कि लेक्चर पद्धति बढ़ रही है बच्चों की लेकर के, टीचर्स की लेक्चर पद्धति बढ़ती है तो ऑब्वियसली टीचर अपना लेक्चर तो लेके चला जाता है। बच्चे उस बात को कर पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको बच्चों को तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है, और फिर वो उस चीज से डरने लग जाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल अभी बताया, आपने कहा कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, खेल हो, तो कहीं ना कहीं वो आनंदमयी शिक्षा है। एक प्रकार से आनंदमयी वातावरण में बच्चा सीखता है तो खुश रहता है और स्वयं जो है वो करने में लग जाता है। लेकिन अगर अपन एक तरफा बम्बार्डिंग कर उसको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक है कि बच्चा उसको किस हिसाब से गेन कर रहा है। टीचर्स को भी थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस हिसाब से लर्निंग करवाएं। समस्या तो ये भी है सत्यभान जी, जो मैं देखता हूँ स्कूल टीचर्स के साथ, कि अगर बच्चों की परफॉर्मेंस खराब होती है तो टीचर को उसके लिए क्वेश्चन कर दिया जाता है, और टीचर पे लग जाता है उनके नंबर्स बढ़ाने के लिए, बस नंबर बढ़ जाए ताकि मेरी गर्दन पे कुछ ना आए। ये अप्रोच बड़ा जो है अजीब है। गिरीश जी, इस पे आना चाहूंगा आपके साथ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं 9th में था, हमारे टीचर साहब जो मैथ्स और केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे, वो स्कूल में भी पढ़ाते थे और हमारी क्लास के बच्चों को अलग से कोचिंग भी देते थे। अब मैं नहीं समझ पाया, मैं तो खैर कोचिंग कभी गया नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि स्कूल में आप ऐसा क्या है जो नहीं पढ़ा पा रहे, जो कोचिंग में आपको अलग सिखा दोगे। यहाँ ये आता है मामला पैसों को लेकर, क्या कहेंगे इस पर गिरीश जी? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात में ये बात स्पष्टीकरण के रूप में देना चाहूंगा कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सारे स्टेट्स को जो है आज के डेट में जो कोचिंग का जो धंधा चल रहा है उसे बंद करना होगा आपको। मतलब एक सामान्य जो हमारा गरीब परिवार का बच्चा जब आता था, जब आज तो मैं इस समय एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, जब मैं लेक्चरर हुआ करता था उस समय मैं बेसिकली कॉमर्स पढ़ाता था, और मेरे पढ़ाए
जो बच्चे हैं, मॉडल स्कूल पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर में था मैं, और जब मैं पढ़ाता था वहां तो मैं पहली लाइन बच्चों को ये बात कहता था कि डू नॉट गो टू एनी कोचिंग क्लास। मैं आपके साथ हूं, आप दिन भर मुझसे पूछिए, सरकार मुझे पैसा ही इसलिए देती है कि मैं आपको आपकी समस्या को दूर करूं। तो आज का सबसे पहले कोचिंग क्लास का वातावरण हमें खत्म करना होगा, स्कूल में शिक्षक का समर्पण बढ़ाना होगा और स्कूल में ही ऐसी गतिविधियां हमें संपन्न करनी होंगी जिसके वजह से हमारे शिक्षक का भी सम्मान बढ़े, उसका भी मान बढ़े और वो व्यक्ति वहां जाकर के, स्कूल में जाकर के पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाए। और स्पेशली उन बच्चों को, जैसे कि आपने कहा कि वो 5 से 10% जो बच्चे हैं जो बेचारे बिल्कुल पुअर कंडीशन के होते हैं, असली पढ़ाई तो हमको, असली उन्नयन तो उनका करना है। जो पढ़ सकते हैं, उनका जो मेरिट में आ गए, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो खुद भी आ जाएंगे पढ़ करके। लेकिन जो वास्तव में नीचे बिल्कुल क्योंकि वो जो प्रेज मिलता है, वो जो तारीफ मिलती है कि अरे आपका बेटा 85% लाया, तो वो एक ऐसी अचीवमेंट बन जाती है कि बच्चा और एग्रेसिवली पढ़ता है कि अब तो मैं 95 लाऊंगा, अब तो मैं 100 लाऊंगा। बिल्कुल। और हम उन बच्चों को छोड़ जाते हैं जो बेचारे डी ग्रुप में आते हैं या ई ग्रुप में आते हैं। तो वास्तव में डी और ई ग्रुप को ही हमको सामने ला करके सी और बी में लाना है और ए में लाना है, यही हमारी प्राथमिकता होना चाहिए इस मामले में। वीएस पाल जी से इस पर साइकोलॉजिकली समझना चाहूंगा। वीएस पाल जी, हम देखते हैं कि ये मार्क्स का बड़ा सिस्टम है, मार्क्स का बड़ा प्रेशर है और उसके अच्छा उनके साथ कनेक्शन ही टूट गया है। खैर, मैं फिर अलग सवाल पे आता हूं गिरीश जी। जो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात है, जब हम बड़े हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तो हमारे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि अरे हमारी देखो 5 लाख सैलरी है, 6 लाख सैलरी, हमने कार खरीद ली है। और वो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चों में आता है, क्योंकि मैं एक चीज बहुत जो लैग करती है मैं देखता हूं कि आप सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन बच्चे का ओवरऑल जो है ग्रोथ होना चाहिए कि अब खेल पर भी उतना ध्यान दे। अब मैं प्राइवेट स्कूल्स को अगर देखूं तो इनको किस तरह से रेगुलराइज किया जा रहा है पता नहीं, बिल्डिंग का ठिकाना नहीं है, मैदान है कि नहीं है, खेल कौन से खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे भी नहीं। स्विमिंग, मेरे ख्याल से स्विमिंग तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ना के बराबर है। और भारत में अगर आप ओलंपिक्स में भी देख ले तो स्विमिंग में भारत गायब है, गिनती के थोड़े से अचीवमेंट्स है। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा, चलिए ठीक है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है लेकिन किसी कला में अच्छा है या खेल में अच्छा है, तो उसके लिए हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, वहां वो बच्चा पीछे छूट जा रहा है। जी, इस संबंध में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी मैं जहां पर हूं, मैं आपको ये गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे स्कूल में एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी है, सुश्री पुष्पा रघुवंशी, जिसने अनेक स्तर पर जाकर के रेफरीज का काम किया है, कोच का काम किया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी के लिए बच्चों को तैयार किया है। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मैं इस इंस्टीट्यूट का हेड हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि हम लोगों ने बच्चों को पिछले 2 साल में खेल की दिशा में इतना आगे बढ़ाया है कि कबड्डी में बिल्कुल प्राइमरी लेवल से हम उनको आगे बढ़ाते हैं और 10वीं तक ले जाने के बाद, उनको 10th तक, हाई स्कूल तक ले जाने के बाद में जो है बहुत अच्छा कहना चाहिए वातावरण देते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार दमन दीव में जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, उसमें यहाँ से कोच के रूप में सुश्री रघुवंशी ने यहाँ से काम किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी जो है खेलों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमें भी खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से, बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय इजाजत नहीं देता इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट चौंकाने वाले भी है, लेकिन एक माँ बाप के तौर पर आपको भी चिंता करने की जरूरत निश्चित रूप से है कि आपके बच्चे जिन संस्थानों में पढ़ रहे हैं, आखिर वहां पर पढ़ाई किस तरह से कराई जा रही है। क्योंकि अंततः बच्चों के दिमाग में प्रेशर डालने से अगर वो नंबर ले भी आए तो वो नंबर किसी काम के नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ सीखा नहीं, सिर्फ रट के रह गए, तो अगली कक्षा में पहुंच तो जाएंगे लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं रहेगा। और अंततः शिक्षा ही है जो आपका विकास करेगी। अगर आपको व्यापारी बनना है या कोई भी एक्सपर्ट बनना है, आपके लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। खैर, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।